हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रीएम्बल। इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि प्रीएम्बल में लिखा क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें क्या कहता है। समझ लो, ये अमेंडेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या ये पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है, अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसके तरफ क्या क्या टिप्पणी पास की है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई भी एग्जाम से आपका प्रीएम्बल से क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, प्रीएम्बल को समझने से पहले उसमें लिखा हुआ क्या है वो एक बार मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, प्रीएम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू डिक्लेयर इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to ensure to all people justice in the form of social, political, economic, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality in form of status and opportunity, and fraternity which ensures dignity of the individual and unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, with this 26th day of November 1945, we therefore give to our enact and give to ourselves the Constitution of India. ठीक है, ये सब लिखा हुआ है हमारे प्रीएम्बल में। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि सबसे पहले लाइन क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया बता रहा है कि जो भी पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, वो किसी बड़े बड़े आदमी की तरह नहीं दिया है, उसको हम लोग ने दिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग कॉमन मैन ने कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन इस पावर को डिफरेंट ब्रांचेस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को ट्रांसफर किया है। समझ लो, दिस मीन्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिव पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे से वो पावर डिराइव करता है। ठीक है, इसी प्रीएम्बल में तुम्हें बताएगा कि हमारा इंडिया जो बना है उसका नेचर क्या होगा। समझ लो, देखो इतना इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल में लिखा हुआ है ना। देखो, नेचर के बारे में क्या बताता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन। मतलब हम लोग सॉवरेन हैं, हम लोग किसी के अंदर में नहीं हैं, हम लोग किसी को अपना टेरिटरी दे सकते हैं, किसी से टेरिटरी ले सकते हैं। समझ लो, ये सॉवरेनिटी को दिखा रहा है, सॉवरेन बता रहा है। सोशलिस्ट बता रहा है कि हम लोग वेलफेयर स्टेट को फॉलो करने वाले लोग हैं। समझ लो, सोशलिस्ट बता रहा है मतलब देखो, सोशलिस्ट दो कंटेंट होती है, एक होती है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक होती है कम्युनल सोशलिज्म। हम लोग कम्युनल सोशलिज्म को फॉलो नहीं करते हैं भाई, हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, जहाँ पे जिसका मेन एजेंडा ये होता है कि इग्नोरेंस को हटाओ, पॉवर्टी को हटाओ, इनइक्वलिटी को हटाओ, ये सब हटाओ। और तुम्हारा कम्युनल सोशलिज्म का मुद्दा ये होता है कि तुम नेशनलाइज करो सबको, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नेशनलाइज करो, तुम जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारा, जितने भी ये सब चीज़ें सबको नेशनलाइज करना, हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा बताता है सेक्युलर नेचर है। सेक्युलर बताता है हम लोग जितने भी यहाँ पे रिलीजन है सबको हम लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन देंगे। स्टेट का बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, ये था हम लोग का क्या नेचर है। हम लोग सॉवरेन हैं, हम लोग सोशलिस्ट हैं, हम लोग सेकुलर हैं। और चौथा बताता है कि हम लोग रिपब्लिक होंगे। रिपब्लिक ये बोलता है कि हम लोग का कोई भी मोनार्कियल हेड नहीं होगा यहाँ पे, एज कम्पेयर टू ब्रिटेन। हम लोग इलेक्टेड हेड होंगे, इसलिए आपने देखा होगा प्रेसिडेंट इलेक्टेड हेड है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है 5 साल में हर बार में। समझ लो, रिपब्लिक हमको ये भी बताता है कि जो भी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो रेस्ट होगा पीपल के पास में, कोई भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज क्लास नहीं एग्जिस्ट करेगा, सबको मतलब इक्वल राइट्स रहेंगे। कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस में जाने का, आने का। समझ लो, ये बताता है हमारा रिपब्लिक। समझ लो, नेचर क्या बताता है कि हम लोग सॉवरेन हैं, हम लोग सोशलिस्ट हैं, हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग रिपब्लिक हैं। ठीक है, अब इसके बाद बताता है कि यही प्रीएम्बल में बताने का कोशिश करेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। समझ लो, ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा है। देखो, हम लोग पहले बताएं कि जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। समझ लो, जस्टिस सोशल फॉर्म में जस्टिस कैसे होगा, मतलब वो तो कोई भी सिटीजन से डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। समझ लो, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस एक्सेट्रा। कोई भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज हम लोग किसी भी सेक्शन को प्रोवाइड नहीं करेंगे जो हम किसी को डिस्क्रिमिनेट कर सके। ठीक है, सब सोशल जस्टिस में आता है। इकोनॉमिक जस्टिस में हो सकता है कि आप मान लो कि हमारा क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे, इनइक्वलिटी बेसिस के फैक्टर पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, या तुम्हारा अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश नहीं करेंगे।
समझ रहे हो। पॉलिटिकल जस्टिस में तुम्हारा बहुत यही होता है कि हमें सारे पीपल को गवर्नमेंट, सब पीपल का वॉइस सेम माना जाएगा गवर्नमेंट के सामने, मतलब सबको बात गवर्नमेंट को सुनना होगा, ये सब बातें, सबको इक्वल एक्सेस मिलेगा गवर्नमेंट ऑफिस का, समझ रहे हो। ये सब जस्टिस की बात बताता है। फिर उसके बाद लिबर्टी आता है, समझो। लिबर्टी का मतलब क्या होता है भाई, देखो सिंपल सा मतलब जो समझने की कोशिश करेंगे। लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी कंस्ट्रेंट इन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल, समझ रहे हो। एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनल पर्सनैलिटी, समझ रहे हो। मतलब कोई भी रिस्ट्रेंट आपके एक्टिविटीज में नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम हम आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपने पर्सनैलिटी को सातवें आसमान पे ले जाएं। पर लेकिन साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि ऐसा मतलब नहीं है कि हम आपको लिबर्टी दिए तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपको कोई लाइसेंस नहीं मिला है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिमिटेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने लिबर्टी को परफॉर्म करना है, समझ लो। बिकॉज विथ मद्देनजर में लिबर्टी को परफॉर्म करना है, ठीक है। ये हो गया लिबर्टी की बात, ठीक है। सब जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया। अब अगला ऑब्जेक्टिव क्या, इक्वलिटी। इक्वलिटी में क्या बता रहा है, हम लोग इक्वलिटी ऑफ स्टेटस देंगे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे। वही सब बात है कि हम लोग कोई देखो इक्वलिटी 3 तरह का प्रोवाइड करता है हमारा प्रीएम्बल, एक सिविक फॉर्म में, एक पॉलिटिकल फॉर्म में, एक इकोनॉमिक फॉर्म में। सिविक फॉर्म में आप जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल देखेंगे 14 से 18 के बीच में, जैसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, absence of restriction on basis of religion, race, caste, sex, place of birth, blah blah things, and the abolition of untouchability, abolition of untitled, मतलब प्रोटेक्शन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये सब जितना भी 14 से 18 ये सब सिविक इक्वलिटी को दर्शाता है, ठीक है। तुम्हारा आगे चल के देखोगे पॉलिटिकल इक्वलिटी को दर्शाने के लिए आप देखोगे कि कोई भी पीपल को इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता है। कोई इलेक्टोरल रोल्स बनता है इलेक्शन के लिए, तुम हमको कोई भी उसमें इंक्लूजन में नहीं रोक सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट कि हम किस कास्ट के हैं, किस रेस के हैं, किस रिलीजन के हैं, नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 325 बताता है, एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है। ये हमारा बता रहा है पॉलिटिकल इक्वलिटी है, ठीक है। हमको साफ बोलता है 326 आर्टिकल में साफ बोल रहा है कि जो भी इलेक्शन होंगे लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो यूनिवर्सल और फ्रेंचाइजी के बेसिस पे होंगे। मतलब हम लोग पीपल वोट करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और तब वो हमारे बिहाफ पे लॉ बनाएंगे, समझ रहे हो कैसे। ये 326 बता रहा है हम आर्टिकल, जो एक्सप्लिसिटली मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो दर्शाता है कि कैसे पॉलिटिकल इक्वलिटी मेंटेन किया गया है हमारे प्रीएम्बल में, समझ रहे हो, ठीक है। ये सोशल इक्वलिटी को पता ही है कि कितना डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कैसे 36 से 51 तक में पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। पूरा सोशल इक्वलिटी को ही मेंटेन कर रहा है, मतलब इक्वल पे दो, अच्छा कोई काम कर रहा है उसको दो, ये सब ब्ला ब्ला, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अब क्या आता है, हम लोग पढ़ा जस्टिस के बारे में ऑब्जेक्टिव है, लिबर्टी का ऑब्जेक्टिव है, इक्वलिटी का ऑब्जेक्टिव है, फ्रेटर्निटी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेटर्निटी क्या बोलता है, मतलब फ्रेटर्निटी का मतलब भी आप लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में क्या जानते हैं, ब्रदरहुड, जानते हो ना। और इसको हमारा प्रीएम्बल भी, इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंटेन करता है, बोलता है ना भाई, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव राइट टू प्रोमोट कॉमन, प्रमोट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। आर्टिकल 51A में तो बोलता ही नहीं भाई, बोलता है ना, ठीक है। ये हमारा बताता है प्रीएम्बल कि ये फ्रेटर्निटी 2 चीज़ को इंश्योर करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक है तुम्हारा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को, इसके वैल्यूज़ को दर्शाने के लिए के मुंशी साहब ने बहुत ही बढ़िया आर्ग्यूमेंट किया था। उन्होंने बोला कि सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट और डेमोक्रेटिक सेटअप को इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं बना हुआ है भाई। ये बताता है कि हर इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी सैक्रेड है, यही दिखाता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। यही डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को दर्शाने के लिए आर्टिकल 51A भी बोलता है कि वी शुड डिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द वुमेन, समझ लो। ये सब दिखा रहा है कैसे इस प्रोविजन को अपहोल्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब आर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर वर्ड मैंने क्या हुआ, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। देखो ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन दोनों चीज को दिखाता है, एक साइकोलॉजिकल, एक एज वेल एज जो टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये दोनों चीज को दिखाता है। तो इसलिए तुम आर्टिकल 1 ही में तुम देख लो भाई सीधा कि बोलता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या बता रहा है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट को राइट नहीं है कि तुम सक्सीड कर सकते हो इंडियन यूनियन से। मतलब ये दिखा रहा है कि हम लोग का इंडिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन है, एंड लाइक द अमेरिका, जो तुम्हारा स्टेट के पास, स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पर यहाँ तो ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ यूनियन के बारे में दिखा रहा है, समझ रहे हो। ये तुम्हारा समझ गए क्या नेचर था, क्या ऑब्जेक्टिव था, कहाँ से पावर डिराइव हो रहा है। और इसमें डेट जो लिखा हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेट लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 लिखा है कि 26 जनवरी 1950 लिखा है,
ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। इसमें जो भी डेट लिखा है 26 नवंबर 1949 लिखा है, इसी दिन हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। हमने डायरेक्ट प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया भी है कि कुछ कुछ प्रोविजन को यहाँ पे डाल दिया गया था, ठीक है, ये सब चीज़ था। देखो अब मैंने बोला था कि इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं कि ये अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं। ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि नहीं है। देखो बेरवरी यूनियन केस में 1960 में जो आया था उसमें साफ बोला गया था कि हाँ यार प्रियम्बल में जो वर्ड लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नोबल विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर को दर्शाता है, ठीक है। कोई भी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल लिखे हुए हैं बहुत ही एम्बिगिवस दिखते हैं, एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग देखा जा सकता है। प्रियम्बल को हम लोग लेके उसको इंटरप्रेट करके उसके सही मायने को बताया जा सकता है, पर लेकिन इसके सिग्निफिकेंस को बताते हुए बेरवरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। धक्का लग गया जो भी पिटिशनर होंगे, कंटेंडर्स होंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद 1973 में केशवंदा भाटी केस हिस्टोरिकल डिसीजन आता है, ठीक है। केशवंदा भाटी केस में बोलता है कि नहीं हमने जो डिसीजन दिया था बेरवरी यूनियन केस में वो गलत है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन ए पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ लो, क्योंकि इसका ये सीधा हमारे फाउंडिंग फादर के एस्पिरेशन को दर्शाता है। ये बात सही है, इन्होंने बोला कि प्रियम्बल को आखिरी में लिखा गया, पर लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही इसे लिखा है, इसलिए आखिरी में लिखा गया है क्योंकि जो प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है उसको प्रियम्बल से कंफर्मिटी को मेंटेन करने के लिए प्रियम्बल को आखिरी में लिखा गया है। इसका यही उद्देश्य था, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सब बताया गया। इसको रिफॉर्म करने के लिए आगे 1995 में LIC ऑफ इंडिया यूनियन केस भी हुआ था, इसने भी यही बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम लोग इस पे आते हैं कि अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन का देखो, इसमें भी पिटिशनर गया था, कंटिन्यूस बोला था कि नहीं प्रियम्बल का पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, ब्ला 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 ऐसा बोला। लेकिन कंटिन्यूस बोला है कि यही सब आर्गूमेंट दिया गया, लेकिन केशवंदा भाटी केस ने बोला नहीं यार प्रियम्बल तो पहले ही बताया मैंने, प्रियम्बल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और ये अमेंड भी हो सकता है, लेकिन आप उस प्रोविजन को अमेंड नहीं कर सकते हैं जो फंडामेंटल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल है, जो न्यू रखा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का न्यू रखा है, जो वर्ड भाई लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी सब तो न्यू ही है ना भाई, डेमोक्रेटिक सेटअप ये सब तुम थोड़ी हटा दोगे भाई, ठीक है। ये सब न्यू रखा है, उसको आप अल्टर नहीं कर सकते हो। इसलिए बोला, सिंपल सा आर्ग्यूमेंट दिया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड बट यू कैन नॉट अल्टर द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक फीचर का जो कंसेप्ट है ना भाई, तो हल्का मचा दिया पूरा जुडिशरी में, जो केशवंदा भाटी केस में 1973 में लाया गया था, समझ लो, हिस्टोरिक डिसीजन था, ठीक है। ये साफ बोल दिया कि हाँ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अमेंड हो सकता है, सिंपल सा बात बता दिए, ठीक है। इसलिए इसके इतने सारे इंपॉर्टेंस होने के बाद भी बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट में इन पे अपनी टिप्पणी की है। जैसे कि अर्नेस्ट बार्कर का नाम आपने सुना होगा। अर्नेस्ट बार्कर बहुत ही बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट अमेरिका के, उन्होंने इसको ट्रिब्यूट देने के लिए, जो इसके राइटर है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इसको प्रियम्बल को कोट किया है अपने बहुत फेमस बुक में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल थ्योरी 1951 में जो रिलीज हुई थी, ठीक है। M हिदायतुल्लाह जी भी आए थे जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे इंडिया में, ठीक है। उन्होंने भी इसको रिजेंबल बताया कि ये रिजेंबल करता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब इन्होंने बोला है कि डिक्लेरेशन से भी बहुत ज़्यादा कुछ है। हिदायतुल्लाह जी ने KM मुंशी जी आपको पता ही होगा कि कैसे कौन थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने इसको ट्रिब्यूट देने के लिए बोला है कि ये एक हॉरोस्कोप ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ठीक है। पंडित ठाकुर दास भरगवा आकर के आते हैं, जो मतलब मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उसने इनको ट्रिब्यूट देने के लिए बोला है कि इट इज़ अ प्रॉपर यास्टिक फ्रॉम विच यू कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसको हम लोग इसके इंटरप्रेट करके हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के वर्थ को मेजर कर सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। N पालकीवाला का नाम आपने सुना ही होगा, इसको इन्होंने बोला है कि एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो। ये सब कुछ टिप्पणी किए गए हैं जिससे दर्शाता है कि हमारा प्रियम्बल कितना इंपॉर्टेंट है। ये नोबल विजन को, हमारे फाउंडिंग फादर्स के एस्पिरेशन को साफ साफ दर्शाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।